हाय एवरीवन, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे थे हम लोग। आज जो है इस चैप्टर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कॉलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। इस कॉलिजन थ्योरी को ऑलरेडी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस किए थे जब बतला रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। उसमें से जो टेम्परेचर वाला टर्म आया था उसमें हम लोग जो है डिस्कस किए थे इस कॉलिजन थ्योरी के। यह जो कॉलिजन थ्योरी है दिया गया था मैक्स ट्राउच और विलियम लेविस के द्वारा। मैक्स ट्राउच और विलियम लेविस के द्वारा कॉलिजन थ्योरी को हम लोग जैसा कि पहले डिस्कस किए हैं कि कॉलिजन थ्योरी के अनुसार जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको माना गया है कि वे एक हार्ड स्फीयर्स की तरह होते हैं। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, इनको एज्यूम किया गया है हार्ड स्फीयर्स के जैसा। और जब ये सभी आपस में कॉलिजन करते हैं, टकराते हैं, तब जाकर के केमिकल रिएक्शन होता है और तब जाकर के फॉर्मेशन होता है किसका? प्रोडक्ट का। According to collision theory, the reactant molecules are assumed to be hard spheres and a chemical reaction takes place when these reactant molecules or hard spheres undergo collision with each other which lead to the formation of product। कि कोई भी केमिकल रिएक्शन तभी होता है जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं और टकराने से जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन इसमें से बहुत सारे नोटिसिएबल पॉइंट्स हैं कि एक रिएक्शन मिक्सचर में सपोज इतने मॉलिक्यूल्स हैं, वो गैड्रो नंबर के बराबर हम लोग लेकर के चले, तो अब प्रश्न आता है कि क्या ये जो मॉलिक्यूल्स हैं रिएक्शन मिक्सचर में, ये सारे मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं या फिर कुछ कुछ ही कोलाइड करते हैं। तो सबसे पहला बात हम लोग जान लें कि रिएक्शन मिक्सचर में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सारे मॉलिक्यूल्स का एक साथ कॉलिजन पॉसिबल नहीं होता है। 100% मॉलिक्यूल्स एक साथ कोलाइड करें एक दूसरे के साथ, ये पॉसिबल जनरली नहीं होता है। मान लें सपोज कि इतना में से जो है 6.022 इंटू 10 का पावर 20 मॉलिक्यूल्स का कॉलिजन हुआ। तो अब प्रश्न आता है कि क्या जो इतने मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड किए, क्या ये सारे मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे? तो यहां भी आंसर आता है कि नहीं। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो आपस में कोलाइड करते हैं तो सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का कॉलिजन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो, ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है या जरूरी नहीं है। इसमें क्या होता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स का जो कॉलिजन है वह इफेक्टिव होता है और कुछ मॉलिक्यूल्स का कॉलिजन इनइफेक्टिव होता है। तो जो इफेक्टिव कॉलिजन होता है उससे जाकर के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है और जिसका इनइफेक्टिव कॉलिजन रहता है उससे प्रोडक्ट नहीं बनता है, नो प्रोडक्ट। अब मान लें कि इतने मॉलिक्यूल जो आपस में कोलाइड कर रहे थे जिनका कॉलिजन हुआ, उसमें से सपोज 6.022 इंटू 10 का पावर 11 इतने मॉलिक्यूल्स का कॉलिजन इफेक्टिव हुआ और वे जो है सो बदले प्रोडक्ट में। तो बाकी जो रेस्ट ऑफ दी मॉलिक्यूल्स बच गए, तो बाकी जो मॉलिक्यूल बच जाते हैं उनका फिर कॉलिजन इनइफेक्टिव होगा और वैसे मॉलिक्यूल से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो अब प्रश्न आता है यहाँ कि कौन से मॉलिक्यूल्स का कॉलिजन इफेक्टिव होगा और कौन से मॉलिक्यूल्स का कॉलिजन इनइफेक्टिव होगा, ये समझना जरूरी है। तो देखो, कोई भी सिस्टम हो, कोई मॉलिक्यूल हो, एटम हो, सबके पास अपना कुछ ना कुछ एनर्जी होता है। लेकिन ये जो इफेक्टिव कॉलिजन है, इस इफेक्टिव कॉलिजन को होने के लिए
जो मिनिमम एनर्जी होना चाहिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास, मिनिमम एनर्जी जो होना चाहिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास, इस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी, मान लें कि यह थ्रेशोल्ड एनर्जी है 60 किलो जूल। मान लेते हैं हम लोग कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास इतना एनर्जी होना चाहिए, तब जाकर कम से कम इतना एनर्जी 60 किलो जूल मिनिमम एनर्जी बोल रहे हैं। तो कम से कम यदि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास इतना एनर्जी है तो उनका कॉलिजन इफेक्टिव होगा और वे बदलेंगे प्रोडक्ट में। और जिस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का एनर्जी इससे कम है, मतलब इधर जो मॉलिक्यूल्स हम लोग के बचे जिनका इनइफेक्टिव कॉलिजन हो रहा है, तो इनका एनर्जी लेस देन 60 किलो जूल पर मोल है। मान लिए हम लोग ऐसा, तो वही रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स का कॉलिजन इफेक्टिव होता है जिनका एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या उससे ज़्यादा हो। अभी थ्रेशोल्ड एनर्जी कितना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये कैसे पता करेंगे? तो ये सारा कुछ डिपेंड करता है टाइप ऑफ रिएक्शन, नेचर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, ये हम लोग नहीं बदला सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन होता है। तो अब जितने मॉलिक्यूल्स का एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या उससे ज़्यादा था, तो वे सभी मॉलिक्यूल्स का आपस में इफेक्टिव कॉलिजन हुआ और इफेक्टिव कॉलिजन होने से वे प्रोडक्ट में तब्दील हो गए, बदल गए। और जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर नहीं था, उससे कम था, उस टाइप के मॉलिक्यूल्स का कॉलिजन इनइफेक्टिव रहा और वे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं कर पाए। तो एक चीज हम लोग यहाँ देख रहे हैं ना कि जितने रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल्स लेते हैं वे सारे रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में नहीं बदलेंगे एक बार में। और क्यों नहीं बदलेंगे? क्योंकि सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का जो एनर्जी है वह थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर नहीं होता है। यदि एक बार में ही 100% रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में बदल जाते, तब तो रिएक्शन शुरू होते ही खत्म हो जाता है। थोड़ा सा हीट दिए, सब रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल आपस में किया और प्रोडक्ट में बदल गया। तो ऐसा नहीं होता है, काफ़ी टाइम लगता है रिएक्शन होने में। तो उसका कारण यही है कि सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का कॉलिजन वहाँ इफेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि सबों का एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर नहीं होता है। तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी अलग से डेफिनेशन आता है, तो क्या बोलेंगे हम लोग कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी या द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स needed to cause effective collision and formation of product is called threshold energy, but all the reactant molecules do not possess energy equal to the threshold energy. Therefore all the reactant molecules do not convert into products at a time. चूँकि सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर नहीं होता है, इसलिए वे सभी मॉलिक्यूल्स एक बार में प्रोडक्ट में तब्दील नहीं होते हैं। तो अब हम लोग चलो इधर वाला तो समझ गए कि ये सारे प्रोडक्ट में बदलेंगे, क्योंकि इनका एनर्जी जो है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी मैंने थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या उससे ज़्यादा है। इधर के जो मॉलिक्यूल्स बचे जिनका कॉलिजन इनइफेक्टिव था, तो हम बोले कि ऐसे मॉलिक्यूल्स का जो एनर्जी होगा ना, वह इस थ्रेशोल्ड एनर्जी से क्या होगा, कम होगा। तो मान लें हम लोग कि इधर जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं जिनका कॉलिजन इनइफेक्टिव था, ऐसे मॉलिक्यूल का एनर्जी सपोज मान लेते हैं हम लोग कि 25 किलो जूल है ऐसा, तो 60 किलो जूल चाहिए इफेक्टिव कॉलिजन के लिए, और है मॉलिक्यूल के पास एनर्जी 25 किलो जूल। तो हम लोगों को क्या करना होगा कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी कम पड़ रहा है वो अलग से सप्लाई करना पड़ेगा। 60 चाहिए था, 25 है, मतलब यहाँ से 35 किलो जूल एनर्जी हम लोगों को और प्रोवाइड करना होगा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को, ताकि उनका एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाए, फिर कॉलिजन उनका इफेक्टिव हो जाए और वे बदल जाए प्रोडक्ट में। तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई किया जा रहा है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को ताकि उनका एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाए, तो इस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। यही एक्टिवेशन एनर्जी कहलाता है। इसको एग्जाम्पल से भी समझाए थे पिछला क्लास में कि जैसे मान लो, सेम कंपेयर करके पढ़ेंगे हम लोग, समझ में आएगा।
कि किसी क्लासरूम में 50 स्टूडेंट्स हैं, तो पहला बात कि सारे स्टूडेंट्स पढ़ेंगे ही ज़रूरी नहीं है। मान लो 50 में से जो है 40 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। अभी 40 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं तो 40 में 40 पास कर जाएंगे एग्ज़ाम में, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मान लो कि 40 में से जो है 25 पास किए, 15 फेल किए, तो ये पास और फेल हम लोग किस आधार पे तय करते हैं? तो उसके लिए एक मिनिमम मार्क्स होता है कि यदि एग्जामिनेशन 100 मार्क्स का है तो 33 मार्क्स जिस स्टूडेंट का आएगा, 33 या उससे अधिक, माने कम से कम 33 मार्क्स आना चाहिए, तो वैसे स्टूडेंट जो है पास करेंगे। और जो स्टूडेंट का मार्क्स 33 से कम है, लेस दैन 33 मार्क्स, तो वैसे स्टूडेंट जो है एग्जामिनेशन में फेल हो जाएंगे। तो यहाँ ये 33 क्या है? पासिंग मार्क्स, मिनिमम कम से कम इतना मार्क्स चाहिए। अब मान लो कि जो 15 स्टूडेंट फेल किए हैं, इसमें से किसी स्टूडेंट का जो है 30 नंबर है, किसी का 32 है, किसी का 15 है, किसी का 10 है, ऐसे करके है। तो मान लो कि जिसका मार्क्स 30 है उसको 33 करने के लिए हम लोग 3 मार्क्स एक्स्ट्रा देंगे, जिसको हम लोग ग्रेस मार्क्स बोलते हैं। तो जो 3 मार्क्स एक्स्ट्रा दे रहे हैं ताकि इस स्टूडेंट का मार्क्स पासिंग मार्क्स के बराबर हो जाए और एग्जाम में पास कर जाए, तो इस 3 मार्क्स को हम लोग ग्रेस मार्क्स बोल रहे हैं। सेम चीज़ को तुम यहाँ से कंपेयर करो, इतने मॉलिक्यूल्स थे, इतने स्टूडेंट्स लिए, इतना जो है कोलाइड किया आपस में, इसमें 40 कोलाइड किए। अब इतना कॉलिजन में भी सारे कॉलिजन प्रोडक्ट में नहीं बदले, कुछ प्रोडक्ट नहीं भी बनाए, मतलब इतने स्टूडेंट्स में सारे पास नहीं किए, कुछ फेल भी किए। तो इफेक्टिव कॉलिजन का क्या कंडीशन था? एक मिनिमम एनर्जी जिसको हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी बोले, जो 60 किलो जूल था। उसी प्रकार से पास करने का कंडीशन हुआ एक मिनिमम मार्क्स 33 कि कम से कम इतना आएगा तभी वह पास करेगा। फिर यहाँ हम लोग देखें कि जो मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में नहीं बदल रहे थे उनका एनर्जी इससे कम था, मान लिए कि 25 था। तो उसी प्रकार से जो स्टूडेंट फेल किए उनका मार्क्स 33 से कम था, मान लिए कि 30 था। तो इस 25 को 60 करने के लिए हम लोग को जो है 35 किलो जूल एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ा। उसी प्रकार से यहाँ पर जो है हम लोग क्या किए कि इस 30 को 33 करने के लिए 3 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए, तब जाकर के जो है वहाँ वो पास किया और प्रोडक्ट में फॉर्मेशन हुआ। तो सेम चीज़ जो है इसको कंपेयर करके ये करोगे तो पता चलेगा कि क्या होता है। तो एक ये पहला कंडीशन हुआ हम लोगों का इफेक्टिव कॉलिजन होने के लिए कि एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होना चाहिए उस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास। तो देखो, इफेक्टिव कॉलिजन होने का 2 कंडीशन होता है। इफेक्टिव कॉलिजन होने के लिए जो है 2 कंडीशन हुए। पहला जो है एनर्जी बैरियर, एनर्जी बैरियर, और दूसरा कहलाता है ओरिएंटेशन बैरियर, ओरिएंटेशन बैरियर। तो एनर्जी बैरियर का मतलब क्या कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का एनर्जी कम से कम थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर होना चाहिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर होना चाहिए। नहीं है थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर तो फिर एक्स्ट्रा एनर्जी दे करके जो है हम लोग उसका एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर करते हैं ताकि वह रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में बदल जाए। इसके लिए हम लोग ग्राफ भी प्लॉट किए थे। कुछ ऐसा ग्राफ था कि यदि यहाँ हम लोग रिएक्टेंट ले लें, इसमें प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, सॉरी रिएक्टेंट नहीं, एनर्जी ले लें, तो इस प्रकार का ग्राफ आता था। यहाँ हो गया प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट, और यहाँ जो है कहलाता था ये थ्रेशोल्ड एनर्जी ET, ई हुआ रिएक्टेंट का एनर्जी ER। तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ता था रिएक्टेंट को ताकि थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाए इसका, तो इसी को हम लोग बोलते थे एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला हो गया थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी पोजेस्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। और बताए थे कि एक्टिवेशन एनर्जी जितना कम होगा रिएक्शन का रेट उतना ही ज़्यादा होगा, रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। तो ई है एनर्जी बैरियर। बैरियर मतलब होता है बाधा, कि एनर्जी वाले बैरियर को क्रॉस कर गया तब हुआ इफेक्टिव कॉलिजन। केवल एनर्जी बैरियर क्रॉस करने से ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर है
फिर भी वह पास कर जाए ऐसा जरूरी, मतलब फिर भी वह प्रोडक्ट में बदल जाए ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब 33 मार्क्स आ गया तो स्टूडेंट पास कर जाए, या चलो पास भी कर गया लेकिन पास करके वो आगे जाकर के कोई जॉब ही कर ले ऐसा जरूरी नहीं है, उसके लिए अलग कंडीशन होता है। तो सेम चीज यहाँ है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो गया तो कॉलिजन चलो इफेक्टिव हुआ, लेकिन इफेक्टिव कॉलिजन होने के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी एकमात्र कंडीशन नहीं है। दूसरा कंडीशन इसका आता है ओरिएंटेशन बैरियर। ओरिएंटेशन का मतलब समझोगे अरेंजमेंट की, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं वे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का जो ओरिएंटेशन है मतलब अरेंजमेंट, उनका सजावट वह एक प्रॉपर वे में होना चाहिए, तब जाकर के उनका कॉलिजन इफेक्टिव होगा और वे बदलेंगे किसमें, प्रोडक्ट में। अब याद रखोगे कि किसी भी रिएक्शन मिक्सचर में यूनिट वॉल्यूम मतलब 1 ml या 1 सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे यूनिट वॉल्यूम में जितना कॉलिजन होता है, नंबर ऑफ कॉलिजन्स पर सेकेंड, इसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। ऐसे कि द नंबर ऑफ कॉलिजन्स पर सेकेंड ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज कॉल्ड कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन जो है एग्जाम में कभी कदार अलग से भी आता है कि कॉलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो याद रखोगे इसके लिए। और इस कॉलिजन फ्रीक्वेंसी को जो हम लोग डिनोट करते हैं Z से, द नंबर ऑफ कॉलिजन्स पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज कॉल्ड कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग बात कर रहे थे ओरिएंटेशन बैरियर की, कि इफेक्टिव कॉलिजन होने के लिए पहला कंडीशन हुआ कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो, और दूसरा कंडीशन है ना कि उस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का जो एनर्जी है, एनर्जी तो हो गया, जो उसका ओरिएंटेशन है वह प्रॉपर हो। अब प्रॉपर ओरिएंटेशन क्या होता है जरा हम लोग उसको देखते हैं। तो दो फैक्टर हुआ, एनर्जी बैरियर और दूसरा ओरिएंटेशन बैरियर। अब इसमें से मान लो कि कोई बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, A प्लस B मिलकर के बन रहा है प्रोडक्ट, ठीक। तो इस केमिकल रिएक्शन का रेट यदि लिखोगे तो रेट बराबर हम लोग लिखते हैं ZABE EA बाई RT। E एक्टिवेशन एनर्जी, R गैस कांस्टेंट, T हुआ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, E एक्सपोनेंशियल फैक्टर है। और इस पूरे टर्म का मतलब बतलाए थे आर्हेनियस इक्वेशन में कि यह पूरा टर्म रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पोजेजिंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी। वैसे मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन मतलब टोटल मॉलिक्यूल्स में कितने मॉलिक्यूल्स हैं जिनका एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या उससे ज़्यादा है। और इस ZAB को हम लोग बोलेंगे कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। अभी बताया कॉलिजन फ्रीक्वेंसी के बारे में कि रिएक्शन मिक्सचर का पर यूनिट वॉल्यूम में पर सेकेंड कितने मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, वही कहलाता है कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। तो बताए कि यह इफेक्टिव कॉलिजन होने के लिए कंडीशन है कि मॉलिक्यूल का प्रॉपर ओरिएंटेशन हो, मतलब बढ़िया से उसका सजावट हो। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन को यदि इंक्लूड करोगे, जोड़ोगे, तब फिर रेट के लिए हम लोग एक अलग एक्सप्रेशन लिखते हैं, P ZAB E का पावर माइनस EA बाई RT, जहाँ ये P जो है बतलाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग कॉलिजन, कि कॉलिजन के दरमियान कितने मॉलिक्यूल्स का ओरिएंटेशन प्रॉपर है, उसी के प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी को बतलाता है P। हम बताए ना कि दो बात हुआ, पहला बात कि एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर होना चाहिए,
और दूसरा केस है कि ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर क्या है बता रहे हैं इसको भी हम। तो इस केस में यदि रेट का इक्वेशन लिखोगे तो फिर यह इक्वेशन हो जाता है। P यहाँ एक फैक्टर ऐड करना पड़ता है, जिसका मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग कॉलिजन, कि कॉलिजन के दरमियान कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का ओरिएंटेशन प्रॉपर है, उसके प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी को बतलाता है या P, जिसको हम लोग प्रोबेबिलिटी फैक्टर बोलते हैं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो है ना, हम लोग एक एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला आता है कि कॉलिजन फ्रीक्वेंसी के टर्म में रेट कैसे वैरी करता है या रेट को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो इक्वेशन याद रखना, बस, बहुत कुछ है इसमें नहीं। तो इस प्रॉपर ओरिएंटेशन को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। एक केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, NO2 गैस प्लस NO2 गैस मिल करके बनाता है N2O4 लिक्विड। टेम्परेचर बहुत कम रहता है, यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम टेम्परेचर होता है। मतलब जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के गैसियस मिक्सचर को कूल करोगे तो ये आपस में कंबाइन करके N2O4 बनाते हैं। स्ट्रक्चर इसका कुछ इस प्रकार से होता है। एक और रहेगा, लेविस स्ट्रक्चर है NO2 का। चलो लोन पर नहीं दिखाना है, एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बन जाएगा दोनों के बीच, ऐसा, इस प्रकार से। एक प्लस यहाँ और एक प्लस यहाँ। अब यदि इसको देखोगे कि कैसे रिएक्शन हुआ कॉलिजन के टर्म में, और उसमें से भी प्रॉपर ओरिएंटेशन को हम लोग समझेंगे। तो मान लो कि E जो है नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है और E दोनों ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक NO2 का मॉलिक्यूल हुआ, देखो यहाँ। उसी प्रकार से एक और लो, E नाइट्रोजन हुआ और 2 ऑक्सीजन लो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो क्या होता है कि जब रिएक्शन होता है तो मॉलिक्यूल डायरेक्ट कोलाइड नहीं करते, पहले एक दूसरे के करीब आते हैं। मॉलिक्यूल्स अप्रोच, एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, एक दूसरे के जो है नज़दीक जाएंगे। और नज़दीक जाएंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन आमने सामने रहेगा, और फिर जो ऑक्सीजन का अरेंजमेंट जैसा है वैसा रहेगा, ऐसा। अब चूंकि ओरिएंटेशन प्रॉपर है तो यहाँ इफेक्टिव कॉलिजन होगा, इफेक्टिव कॉलिजन, और इफेक्टिव कॉलिजन होकर के जो है फॉर्मेशन हो जाएगा प्रोडक्ट का, ऐसे। ये नाइट्रोजन फिर नाइट्रोजन, देखो ऐसे शेयरिंग दिखा रहा है, मतलब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, दोनों के बीच बॉन्ड बन जाएगा। ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, ये बन गया हम लोगों का प्रोडक्ट। ये हुआ प्रॉपर ओरिएंटेशन कि नाइट्रोजन के सामने नाइट्रोजन था, चूंकि बॉन्ड नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच बन रहा है तो दोनों को आमने सामने होना चाहिए ना, तब जाकर के जो है दोनों कंबाइन करेंगे और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। जैसे मान लो कि 2 लोगों के बीच दोस्ती होना है तो दोनों को आमने सामने होना होगा। ये नहीं कि एक है जिसको दोस्ती करना और दूसरा जो है किसी तीसरे को लगा दिया कि जाकर के तुम बात करो, तो वैसे मुश्किल होता है। इसलिए जिसके बीच कॉम्बिनेशन होना है उसको आमने सामने होना चाहिए तब। तो 2 नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड बन रहा है तो यहाँ दोनों नाइट्रोजन के एटम सामने सामने हैं, एक दूसरे के करीब जाएंगे, फिर इफेक्टिव कॉलिजन होगा, बॉन्ड बनेगा और फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, प्रोडक्ट का। लेकिन यही वाला अरेंजमेंट मान लो कि कुछ इस प्रकार से रहे, यदि कुछ इस प्रकार से, मतलब मान लो कि ऐसा रहेगा, एक मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन ऐसा है और दूसरे मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन कुछ ऐसा हो जाए, नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन यहाँ आ जाए और फिर एक ऑक्सीजन यहाँ रहे। तो अब क्या होगा, जब मॉलिक्यूल यहाँ अप्रोच करेंगे तो अप्रोच करने के दरमियान कुछ ऐसा रह जाएगा, यहाँ आ जाएगा ऑक्सीजन और ये नाइट्रोजन और फिर यहाँ ऑक्सीजन, ऐसा।
तो बॉन्ड बनना था नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन के सामने कौन आ गया, ऑक्सीजन। तो यहाँ इफेक्टिव कॉलिजन नहीं होगा, और जब इफेक्टिव कॉलिजन नहीं होगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी नहीं होगा, ये मॉलिक्यूल सिंपली अलग हो जाएंगे। ये NO2 इधर से अलग हो जाएगा और ये दूसरा NO2 फिर अलग हो जाएगा, ऐसे दोनों सेपरेट कर जाएंगे, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा ही नहीं। तो यही कंसेप्ट है प्रॉपर ओरिएंटेशन का, कि प्रोडक्ट बनने के लिए, इफेक्टिव कॉलिजन होने के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का जो है ना प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। तब एक एग्जाम्पल हम लोग और समझते हैं। SN2 रिएक्शन हम लोग पढ़े, और SN2 रिएक्शन में हम लोग क्या पढ़े थे कि उसमें रिएक्टेंट जो होता है अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड या मिथाइल हैलाइड, उसमें न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होता है बैक साइड से होता है। ऐसा जैसे मान लो कोई रिएक्शन है CH3Br और इसको कोई न्यूक्लियोफाइल OH माइनस से ट्रीट करवा रहे हैं, तो इस CH3OH और Br माइनस SN2 रिएक्शन है। तो इसका मैकेनिज्म हम लोग क्या पढ़े हैं, यहाँ ऐसे Br है, ठीक। अब इसमें दो केस लो। पहला केस हम लोग क्या लें कि जो न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस इसको सामने रखो, और दूसरा केस की जो न्यूक्लियोफाइल OH माइनस है इसको बैक साइड रखो, ऐसा एक केस इधर एक केस इधर। तो SN2 रिएक्शन हम लोग क्या जानते हैं कि न्यूक्लियोफाइल का हमेशा बैक साइड से अटैक होता है, सामने से नहीं होगा, क्योंकि सामने से ब्रोमीन का बॉन्ड अभी टूटा नहीं है, तो ये सामने से अटैक कर ही नहीं सकता है। तो अब यदि न्यूक्लियोफाइल इधर सामने ही प्रेजेंट है तो अटैक कर ही नहीं पाएगा, तो इस केस में प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, नो प्रोडक्ट। और इसको हम लोग बोलेंगे इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन कि मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन जो सजावट है वह सही नहीं है। लेकिन यदि ऐसा अरेंजमेंट है तो रिएक्शन होगा। कैसे होगा कि ब्रोमीन का बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से बाहर निकलेगा और ई न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा, तो बीच में ट्रांजिशन स्टेट बनता है और फिर प्रोडक्ट बनता है। हम लोग डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाते हैं H, और इधर ही जुड़ जाएगा OH और ये बन जाएगा प्रोडक्ट। तो यहाँ ये जो अरेंजमेंट था इसको हम लोग बोलेंगे प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर ओरिएंटेशन, और इधर वाले को इम्प्रॉपर। तो ऐसा ओरिएंटेशन है तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, और यदि ऐसा रहा ओरिएंटेशन तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन फिर नहीं होगा। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब यही हुआ। इफेक्टिव कॉलिजन होने के लिए बताया कि दो केसेस अब आ गए। पहला केस कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो, और दूसरा केस हुआ कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का जो ओरिएंटेशन है वह भी प्रॉपर हो, ताकि कॉलिजन जो है इफेक्टिव बने और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो। जैसे मान लो कि दो लोगों को हाथ मिलाना है, तो हाथ मिलाना है तो सपोज एक आदमी हाथ ऐसे किया, तो दूसरा को हाथ मिलाना है तो इस तरह से आना होगा ना, ऐसे तब मिलेगा। तो मान लो एक का हाथ ऐसे या दूसरा का भी हाथ ऐसे है, कैसे हाथ मिलेगा? या एक का ऐसे तो दूसरा का ऐसे है, या फिर ऐसे है, तो हाथ मिलाना पॉसिबल होगा क्या? नहीं होगा। अपोजिट साइड से आना चाहिए ना, कि एक इधर हाथ कर रहा है तो दूसरा इधर से हाथ करेगा, तब मिले जा करके जो है हाथ मिल जाए। तो हर एक चीज़ में जो है इफेक्टिव होने के लिए ओरिएंटेशन जो है ना प्रॉपर होना चाहिए। जैसे देखते हो कि जब लोग आलू लगाते हैं खेत में, आलू का खेती होता है, तो उस आलू को जैसे तैसे जो है इधर उधर नहीं छिड़िया जाता, एक प्रॉपर वे में लगाया जाता है। हालांकि जैसे तैसे भी आलू को पूरा खेत में फेंक देंगे तो नहीं उसका पौधा निकलेगा, ऐसा बात नहीं, निकलेगा, लेकिन जो फिर उसका फसल मिलेगा हम लोगों को वह उतना इफेक्टिव नहीं मिलेगा। लेकिन यदि उसको एक प्रॉपर वे में हम लोग लगाते हैं, लाइन बाई लाइन, यही तरीका उसको लगाने का, तो वह एक इफेक्टिव ओरिएंटेशन हुआ। खेती तो वैसे भी हो जाएगा, आलू का ऐसे भी हो जाएगा, लेकिन वैसे जो है फसल अच्छे से नहीं मिलेगा। और इस तरह का यदि प्रॉपर ओरिएंटेशन करके करते हो तो अच्छे से मिलेगा। तो ये जो प्रॉपर ओरिएंटेशन वाला बात है ना, ये हर एक जगह काम होता है। सपोज हम लोग पढ़ भी रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं तो क्या करते हैं कि रैक बना हुआ है घर में, तो वहाँ हम लोग अरेंज करके रखते हैं। किताब को एक रैक में रखेंगे, नोट्स कॉपी को एक में रखेंगे, रफ को एक में रखेंगे, ताकि पढ़ने में आसानी हो। लेकिन वैसे ही है कि जैसे तैसे कर दिए, किताब है उसमें रफ कॉपी रखे, उसके अंदर नोट्स रखे, पता नहीं चल पा रहा है कि कौन चीज़ कहाँ है, तो ढूंढने में दिक्कत होगा। पढ़ तो हम लोग वहाँ भी लेंगे,
लेकिन टाइम टेकिंग हो जाएगा, इफेक्टिव नहीं रह पाएगा उस केस में। उसी प्रकार से यहाँ होता है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का कॉलिजन इफेक्टिव हो, उसके लिए है कि प्रॉपर ओरिएंटेशन होना अनिवार्य है। तो इस तरह से कॉलिजन थ्योरी हम लोग देख लिए। दो इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें, थ्रेशोल्ड एनर्जी और ओरिएंटेशन फैक्टर या प्रॉपर ओरिएंटेशन, नोट्स में है, इसको लाइन बाय लाइन करोगे। बाकी जो है इस चैप्टर में अब कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बच जाते हैं एनसीईआरटी बुक का, उसी को जो है हम लोग आगे का लेक्चर से डील करेंगे। धन्यवाद।